कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। आपने महसूस किया होगा कि आज कारवांसराय के दरो दीवार रोशन, कहीं हिलाल दमक रहे हैं, कहीं सितारे जगमगा रहे हैं और कहीं सफ़ेद रंग है, बर्फ़ सफ़ेद, और बहुत ज़्यादा है हरा रंग। ऐसा कि जैसे हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के गुंबद का होता है, वैसा तो किसी का भी नहीं हो सकता, लेकिन उससे मिलता जुलता हरा रंग जिसमें पाकीज़गी, और वो जो रोशनी है चांद सितारों की, उसमें हमारे चेहरे मुनव्वर हो रहे हैं, दमक रहे हैं, और वो रोशनी हमें पहचान दे रही है, शनाख्त दे रही है। पहचान पाकिस्तान, शनाख्त पाकिस्तान। आप सबको आज़ादी का दिन मुबारक हो। और इस बूढ़े दास्तान गो के पास सिवाय दास्तानों के पुरानी के और तो कुछ रखा नहीं। तो उन दिनों की कुछ दास्तानें, जब हमने ये ख्वाब देखा था और ख्वाब की ताबीर बाद में हुई, लेकिन वो जो ख्वाबनाक दिन थे वो बड़े यादगार थे। कह लीजिए कि आज से 80 बरस पेशतर, मैं 5-6 बरस का था, चैमरलैंड रोड पे हम रहते थे, ग्वाल मंडी के पास। 3 मंजिला मकान था, वही जो टिकों वाला होता है, पुराना, बड़ा ऊंची छतों वाला, जिसके रोशनदानों के साथ वो रस्सियाँ लटक रही होती, और कलीशुदा तमाम कमरे। तो सुबह सवेरे मैंने महसूस किया कि आज बहुत चहल पहल है घर में, और ख़ास तौर पे मेरे अब्बा जी और मामू जान वो तैयार हो रहे हैं, और वो अपनी अपनी पगड़ियाँ तैयार कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, ये जो पंजाब की पगड़ी होती है ना, ये एक्चुअली पग होती है। पगड़ी मुख्तसर होती है, ये तुर्रे वाली जो जिसको कहते हैं शिमले वाली पग, उसके नीचे छोटा सा वो आता है गोल्डन सा तुर्रा, उसके ऊपर वो बांधी जाती है। अब पग बांधना जो है एक स्टेट ऑफ आर्ट चीज़ होती है, हर कोई पग नहीं बांध सकता था। मेरे मामू जान एक्सपर्ट थे, और इस तरह मुंह में वो एक सिरा उसका दबा के, और हमेशा कल्फ लगी होती थी, और दूसरा वो जो कुल्ला था वो यहाँ रख के, तो वो इस तरह बांधी जाती थी पग। और उनकी पग का कमाल ये था कि वो जो तुर्रा निकालते थे ना, शिमला जिसको कहते हैं, वो तेज़ हवा भी हो तो उसमें भी झुकता नहीं था, यानी इतना वो अकड़ा हुआ और इतना परफेक्ट होता। तो अब दोनों मामू जान और वालिद साहब वो अपनी अपनी जो पग हैं उसको तैयार कर रहे हैं। तो मैंने इतनी चहल पहल जो थी, या तो ईद के मौके पर देखते थे। अच्छा, नॉर्मली मेरे वालिद साहब भी और मामू जान भी वेस्टर्न ड्रेस उस ज़माने के हिसाब से पहनते, 3 पीस सूट, और ये कभी कभार को ख़ास ओकेजन होता था ना, जब एचकन निकलती थी और पग पहनी जाती थी, तो मैंने महसूस किया कि कोई ख़ास फंक्शन है। ईद के दिन भी ऐसा होता था, और एक दफ़ा, ज़ाहिर है ज़िंदगी में एक दफ़ा ही होता है जब आपका काम तमाम होता है, आप समझ गए होंगे, छोटा सा बच्चा था, तो उस दिन भी, लेकिन उस दिन मेरी वालदा साहबा और बाकी दीगर ख़वातीन भी ज़र्क बर्क के लिबास पहने। तो मैंने देखा कि उन्होंने वो लिबास नहीं पहने हुए, दैट मीन्स कि वो वाला सिलसिला नहीं है। तो मैंने मामू जान से पूछा, मैंने कहा मामू जान ये क्या है, क्यों है इतनी रौनक, आप कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे तुम भी जा रहे हो। तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे हज़रत कायद आज़म आ रहे हैं लाहौर में। अच्छा, वो पूरे जज्बात से हमेशा कायद आज़म को कैद आज़म कहते थे, जल्दी से कहते। तो मैंने कहा कहाँ आ रहे हैं? कहने लगे बस आप चलो, वो कॉलेज नहीं है रेलवे रोड पे, इस्लामिया कॉलेज, वहाँ आ रहे हैं। तो हम तीनों तैयार हो के अब हम जा रहे हैं रेलवे रोड। उससे पहले रोज़ सिनेमा था, फूल का दफ्तर था, आगे वो पानी वाला तालाब वगैरह, वो पूरा रेलवे रोड के जा रहे हैं। तो रेलवे रोड पे उन ज़मानों में, बाद के ज़मानों में बल्कि, हदायत का दफ्तर होता था, बच्चों का ये एक था रसाला, जिसमें मेरी पहली कहानियाँ शाया होती, और कौमी कुतुब खाना जो नसीम हिजाजी की किताबें शायद, उसके ऐन सामने इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड का गेट था। जब हम जा रहे थे तो और भी लोग गुजर रवां दवां थे, कुछ टांगों पे जा रहे थे और कुछ पैदल जा रहे थे। तो वो हम सारे उस गेट में से दाखिल हुए। ज़रा फासले पर
वो जो होते थे ना रुल्जू मोहम्मदीन के ठेके हुए शामियाने जो पहले शादियों पे लगाए होते, वो शामियाने लगे हुए थे और दरियाँ बिछी हुई थी, हम उन दरियों पे बैठ गए। अब उसके बाद मुझे एग्जैक्ट तफसील याद नहीं कि कायद-ए-आज़म किस तरह तशरीफ़ लाए या किधर से आए, लेकिन मेरे ज़हन में 6 साल का था मैं, एक तस्वीर वो ये है कि एक माइक है ऊंचा सा, उसके आगे कायद-ए-आज़म खड़े हुए हैं और गालिबन उन्होंने भी जना कैप पहनी हुई है और एचकन पहनी है और वो तकरीर कर रहे हैं और तकरीर अंग्रेज़ी में कर रहे हैं। अब उसे पूरा जो क्राउड था उसमें मेरा ख्याल है कि कम ही लोग होंगे जो अंग्रेज़ी जानते होंगे, लेकिन पूरा क्राउड जो था उनके हर फिक्रे के बाद मतलब तालियां बजाता था और कोई जब उन्हें ट्रांसलेट करके देता था कि हमारे बाबा ने ये कहा है तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद का पहला नारा मैंने इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में कायद-ए-आज़म की मौजूदगी में सुना और उसके बाद मुझे और कोई नारा पसंद नहीं आया। वहाँ से फारिग होके जब हम बाहर निकल रहे थे तो गेट के पास मुस्लिम लीग का एक रज़ाकार एक छोटी सी संदूकची लेके बैठा हुआ, तो मेरे वालिद साहब ने उसमें, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 5 या 10 रुपए का नोट डाला और वो बहुत बड़ी रकम होती थी, 500 कह ले, 1000-2000 भी, मतलब है कि 5-10 रुपए में घर का मतलब ख़र्चा चल जाता था पूरे 8-10 दिन का। तो मुझे इसलिए हैरत हुई कि जब वो नोट उन्होंने इसलिए डाला कि वहाँ जो रज़ाकार था उसने एक कागज़ का छोटा सा इतना सा परचम छपा हुआ मुस्लिम लीग का, उसके ऊपर ग्रीन रंग था और ज़ाहिर चांद तारा था, वो मेरे यहाँ पे लगा दिया। एक वो जो पेन होती है ना आम सी पेन, उससे यहाँ पे लगा दिया। तो मैंने वाले साहब से कहा कि जी ये इतनी कीमत का है ये कागज़ का छोटा सा परचम, आपने इतने पैसे डाल दिए। तो उन्होंने कहा बेटे ये इस परचम की कीमत नहीं है, इन पैसों से पाकिस्तान बनेगा। ख़वातीन और हज़रात, वो परचम जो था कागज़ का वो चंद दिन में बुसीदा हो गया और ज़ाहिर फट गया, लेकिन वो नाबूद नहीं हुआ, वो यहाँ लगा था, वो मेरे बदन के अंदर सरायत कर गया और वहाँ सब्त हो गया। और आज 80 बरस होने को हैं कि वो परचम आज भी वहाँ पे मौजूद है। 1.5-2 साल पहले मुझे दिल के हवाले से कुछ सिलसिला हुआ तो मुझे पेस मेकर का लगाया गया, वो भी यहीं पे लगाया जाता है। तो यूँ कह लीजिए कि वो पेस मेकर जब धड़कता है तो उसके साथ वो परचम भी पाकिस्तान का धड़कता है। ख़वातीन और हज़रात, उन्हीं ज़मानों की एक और तस्वीर, जब कायद-ए-आज़म तशरीफ़ लाए तो कह लीजिए कि 2-3 साल ये बाद की तस्वीर है कि वही घर ऊंची छतों वाला जहाँ पे वो रोशनदान होते हैं जिन्हें यूँ खींच के बंद किया जाता है और शतीर होते हैं, पुराने ज़माने में ऐसे ही होते थे बुलंद छतों वाले। वहाँ नीचे एक कार्नस है, कार्नस के ऊपर वो मेज़पोश तो नहीं है, यानी वो कार्नस को ढकने वाला एक गिलाफ सा है, उसके ऊपर एक रेडियो है और रेडियो होता था वो नॉब्स वाला, और ऐसा रेडियो उसके ऊपर सुई होती थी। अच्छा, सुई को आपने फिट करना था एक ख़ास स्टेशन पे और हमेशा खड़खड़ जारी रहती थी, उसके बावजूद लुत्फ़ आ जाता, क्योंकि बहुत कम लोगों के घर में रेडियो होता था, लोग रेडियो सुनने के लिए लोगों के घरों तक जाते। तो वो रेडियो पड़ा है और उसके ऊपर गिलाफ है एक, और वो क्रोशिये का गिलाफ है, और गालिबन मेरी वालदा साहबा ने काटा है या मेरी खाला जान ने, वो घर में जो क्रोशिये का काम होता था बहुत ज़्यादा, तो हमेशा उसको ढक के रखा जाता था, कीमती चीज़ थी। लेकिन उसमें अजीब बात ये थी कि रात 11:30 बजे का वक्त हो गया था, लोग सो नहीं रहे थे, ना वालिद साहब, ना घर की ख़वातीन, ना मेरे मामू जान, और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों जाग रहे हैं। 12 बजे से
कुछ देर पहले या कुछ देर बाद जब वहाँ पे रेडियो ऑन होता था, यानी 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, तो आवाज़ आती थी कि ये ऑल इंडिया रेडियो है। 5 मिनट के बाद आवाज़ आई कि ये रेडियो पाकिस्तान है। इस पे मेरे वालिद साहब ने भी, मामू जान ने भी, और भी जो लोग थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। मालूम हुआ कि पाकिस्तान बन गया। उसके बाद ये था 3 मंजिला एक मकान, तो ऊपर चढ़ के छत के ऊपर, वहाँ एक तूर कोठा भी होता तीसरा, छत के ऊपर चढ़ के सब ने नारे लगाने शुरू किए। रात के 12-1 बज रहे थे और इर्द गिर्द चंद ही मकान थे मुसलमानों के, वो सब छतों पे चढ़ के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये मुझे याद है क्योंकि मैं भी छत पे गया था उनके साथ, और मुझे वाकई समझ नहीं आ रही थी कि भाई इतना क्यों खुश हो रहे हैं, इतने नारे क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि हमारा घर जो था ना घिरा हुआ था हिंदू आबादी में। सामने कृष्णा गली थी, उधर गुरु अर्जन नगर था, उधर गांधी स्क्वायर था, निस्फर रोड थी। इट वॉज थिकली पॉपुलेटेड बाय हिंदूज़, और उसमें चंद ही मुसलमानों के घर थे। लेकिन वो जितने भी घर थे 5-6, उन सब की छतों पर लोग चढ़कर नारे लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के, क्योंकि रेडियो पर ऐलान हुआ था कि ये रेडियो पाकिस्तान है। पाकिस्तान बनने के बाद ये हमारे तसव्वुर में नहीं था कि कोई कत्ल गारत वगैरह होगी, और कायद आज़म के तसव्वुर में भी नहीं था। बाहर तौर जो कुछ हुआ अलमनाक हुआ, और दोनों जानब से हुआ। हमारे घर से कुछ दूर शालमी थी, वो जब आग लगाई गई तो महीना 1.5 महीना उसकी आग जलती रही, उसकी राख बुलंद होती रही, हमारे चेहरों पे पड़ती रही, और उस हवाले से मैंने नावल राख भी लिखा। बाकी जो थी कृष्णा गली, वहाँ के इंचार्ज मेरे वालिद साहब थे, वो जो मोहल्ले के मोतबर लोग कह लीजिए, उनको हुकूमत की तरफ से इख्तियार दिया गया था कि बाहर से जो पनाहगज़ीन आ रहे हैं उनको इन मकानों में आप जगह दें। तो मुझे यही याद है कि गैलरी से नीचे वो लोग इकट्ठे हो जाते थे, और मैं बता नहीं सकता, ये तो जिसको जलावतनी का, जिसको अपने भरे पूरे घर छोड़कर चले जाने का, और दर बदर होने का, और भिकमंगे तक हो जाने का, और मतलब है कि अपनी आबरू, अपनी मतलब इज़्ज़त गंवाने का, वो तजर्बे होते हैं। उनके चेहरे और तरह के हो जाते, हम जैसे नहीं रहते। उनमें से बेशतर के चेहरे ऐसे। चुनांचे वालिद साहब ने जाना, और उनके पास वो उन्होंने ताले जो भी बंद होते थे वो खोल के तो मुख्तलिफ फैमिलीज़ को वहाँ जाना। अच्छा, उसमें ज़्यादातर फैमिलीज़ तो थी दूसरे पंजाब की, लेकिन कुछ फैमिलीज़ ऐसी थीं जिनको हम पहचान भी नहीं सकते थे। लंबे लंबे घाघरे थे, शायद वो राजपूताना से आई थी, उनकी ज़ुबान भी हमें समझ नहीं, लेकिन वो मुसलमान थे सारे, और वो एक ख्वाब के पीछे चले आए थे। और तब मुझे याद है कि जब ये काफ़िले आ रहे थे तो बूढ़े जो थे वो बाकायदा पूछते थे कि बताना कि कब पाकिस्तान आएगा, और जब वो पाकिस्तान कहते थे कि आ गया है तो सजदे में चले जाते थे, सरज़मीन को बोसा दे देते। तो बाहर तौर वो वालिद साहब इस तरह खोल के लोगों को देते थे, और उसमें मतलब मज़ेदार वाक़यात भी होते थे। मसलन एक फैमिली थी, 2 लड़कियां थीं, उनके साथ बाबा जी थे। तो उन्होंने कहा कि उनकी बीवी को रास्ते में मार दिया गया, और उन्होंने घाघरे पहने हुए थे लंबे लंबे। तो वो एक मकान की को दिया गया, और ये होता था कि हमारे घर से 2 दिन का खाना जो भी नए लोग आते थे उन तक पहुंचता था। तो वालिद साहब उनका पता करने गए तो देखा कि बाबा जी बैठ के हुक्का पी रहे हैं और साथ खांसी चली जा रहे हैं। तो उनका बाबा जी खांसी बहुत आ रही है। कहने लगे बेटे पहली मरतबा ज़िंदगी में हुक्का पी रहा हूँ। तो उनका क्यों पी रहे हैं? कहने लगे मैंने पीछे वो देखा है 2 कमरों में तंबाकू भरा हुआ, तो मैंने सोचा कि ये अब मैं इसे पीना शुरू करूँगा तो ख़त्म होगा। तो वो दरअसल तंबाकू का गोदाम था।
तो वो उनकी सादगी थी। और उनकी जो बेटियां थी उन्होंने भी ज़र्क बर्क लिबास जो थे संदूकों में से निकले थे वो पहन के, तो वो मेकअप भी किया हुआ था। लेकिन ये एक और फिनोमेना है। मेरे एक बुज़ुर्ग कहा करते थे कि वो इंचार्ज थे कि जो लोग आए हैं उनको आबाद करने के। उन्होंने कहा कि मुस्तन सर, जो लोग आए बड़े बड़े मतलब है कि मुतमव्वल लोग थे, ऊंचे घरों के, बड़े जिनके घर थे, पोजीशन थी, सब एक ही जैसे ही हो गए ना जब पनागज़ीन हो गए। चंद एक कोई शिप पे आए या कोई जहाज़ पे आए, वरना 99% आबादी तो इसी तरह ही आई। तो उनका कहना था कि मैं देखता था कि वो लोग आगे नहीं आते थे और जो लेस डिज़र्विंग थे वही आगे आके वो अलॉटमेंट वगैरह ले लेते थे, और बाद में भी ऐसा ही हुआ। तो मैं पहचान जाता था कि इस बंदे ने या इस औरत ने जो बैठी हुई है इसने रिक्वेस्ट नहीं करनी, चुनांचे उसको मैं पास बुलाता। तो फिर सर्दियाँ आ गई, अगस्त के बाद वाल्टन में रेफ्यूजी कैंप था, तो हमारे घर में पूरा एक सिस्टम शुरू हो गया उनके लिए रज़ाइयाँ बनाने का, ताकि सर्दियों में रज़ाइयाँ उन तक पहुँचाई जा सकें। तो बाहर तौर वो लंबी कहानी थोड़ी बहुत मैं बयान भी कर चुका हूँ, वो जो अलमनाक कहानी है और जिसकी हमें तवक्को नहीं थी कि ऐसा होएगा। वो कहा था ना उस्ताद ने कि रोए तुसी भी हो रोए असी भी हाँ, लाली अखियाँ दी पई कहंदी। एक मरतबा फिर आपको आज़ादी का दिन मुबारक हो। मैं ये दास्तानें इसलिए बयान कर रहा हूँ कि नई नस्ल को भी पता होना चाहिए कि हम कैसे कैसे आग के दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुँचे और इस मुल्क की वो कदर करें और इसकी पहचान पर फ़ख्र करें। तो वो जो 47 है उससे ज़रा आगे आप आ जाते हैं, फ्लैश फॉरवर्ड करते हैं जिसको कहते हैं। तो 14 अगस्त मनाया जाता था, पूरे मुल्क में मनाया जाता था। इस दौरान हम चमन रोड वाले घर से मुंतकिल होके बाल रोड पे आ गए थे लक्ष्मी मेंशन में, और हमारा जो फ्लैट नंबर 52 था जिस तक पहुंचने के लिए 52 सीढ़ियाँ, फ्लैट नंबर 17 था सॉरी, उस तक 52 सीढ़ियाँ जाती थी। और शुक्र है कि मैं अब तक वहाँ नहीं हूँ, मतलब पहली सीढ़ी पे ही बैठा होता बाबा। तो वहाँ पे उसके ऊपर एक कोठा था और उस फ्लैट की खिड़कियाँ खुलती थी हाल रोड के ऊपर, और वहाँ से रीगल चौक पूरा उसकी वसत नज़र आती। 14 अगस्त के मौके पर वाले साहब के दोस्तों और चंद अजीज़ों ने पहले से रब्ता करना शुरू कर दिया होता, मतलब कि बुकिंग जारी होती थी कोठे की, क्योंकि कोठे के ऊपर चढ़ के वो सारा मंजर नज़र आता। परेड होनी है रीगल चौक, सुबह सवेरे लोगों ने आ जाना और ज़ाहिर है उनके लिए खसूसी पकवान भी पकने। और वो जो था ना एक जज्बा कह लें या पागलपन कह लें आज़ादी का, जो एंजॉय कर रहा था बेदरेग, ये वो दिन थे। चुनांचे हम इंतज़ार करते थे, कुर्सियाँ ऊपर बिछ जाती थी लेकिन सब खड़े हो जाते थे क्योंकि झांक कर देखना पड़ता। तो माल रोड पर ये बहुत कम लोगों को पता है, फौजी परेड होती थी और बहुत लंबी। अब उसकी तफसील आप जानते ही हैं, फौजी परेडें आपने देखी हैं, लेकिन बाद की फौजी परेडों में हमें वो मतलब जज्बा महसूस नहीं हुआ, शायद क्या हुआ। तो वो आ रहे हैं नौजवान परेड करते हुए, उसके बाद जीपें आ रही हैं, तोपें आ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शोर मचता था टैंकों का। अब टैंक चले आ रहे हैं और उनकी धड़ की जो आवाज़, और उस पर लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जितनी छतें हैं भरी हुई हैं, और ये तकरीबन अजायब घर तक मेरा ख्याल जाती थी परेड। शुरू कहाँ से होती थी आई डोंट नो, लेकिन इसका मरकज़ी पॉइंट रीगल चौक ही था। तो टैंक बड़ी हौलनाक चीज़ होती है। मैंने मतलब कि 65 की जंग में भी चुंडा में देखा है पाकिस्तानी टैंक्स को आते हुए, और एक दफ़ा वो दहशत भर देते हैं। लेकिन वो जो टैंक गुज़रते थे ना,
वो हमें एक धारस देते थे कि वी आर सेफ। जॉब तो खैर और सिलसिले हो गए, तो वो सारे उनको देख के तालियां बजाते थे, नारे लगाते थे, और पूरा दिन मतलब जश्न था। ईद से बड़ा जश्न होता था पाकिस्तान डे की परेड। उसके बाद ये भी कहा गया कि दैट वाज करेक्ट कि अगस्त में आप जानते हैं गर्मी तो होती, तो वो तारकोल जो था वो हल्का सा नरम भी हो जाता है, तो टैंक जब उससे गुजरते थे ना, तो इतने इतने उसके टैंकों के आनी जो पहिए होते थे उनके वो गड़े पड़ जाते थे पूरी माल रोड के ऊपर। और हम जब स्कूल जाते थे तो वो हम बचते थे उनसे साइकिल चलाते हुए ना, क्योंकि वो काफ़ी, तो एक ये भी शायद वजह हो, और भी वजूहत होंगी कि वो वहाँ से मुंतकिल हो गई, फिर इस्लामाबाद चला गई, अभी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं होती। लेकिन दैट वाज एन ओकेजन। एक और चीज़ मैं अर्ज़ करूँ, तब ये झंडियाँ वगैरह लगाने का रिवाज नहीं था। पाकिस्तान के परचम किसी किसी के पास होते थे, और ज़्यादातर उनके दर्जी के बनाए होते थे। ये झंडियाँ छप के लगना जो था, ये जो है ना ज़्यादा जगमगाहट, ये बाद में आई। यानी आप यूँ समझे कि जज्बा जूँ जूँ मान पड़ता गया, तूँ झंडियाँ और लाइटें ज़्यादा रोशन होती गई। तो मुझे याद है कि मुझे चाहिए था एक परचम, एक भाई ऊपर लहराना है, तो मैं बाज़ार से गुड्डी कागज़ लेके आया था। तो गुड्डी कागज़ आके गोंद से वो फिर काटा, एक सफ़ेद बनाया। अब वो बच्चा कितना बना सकता है, मैं कितने साल का हूँगा, 8-10 साल का, कैंची से काटा। अब वो हिलाल जो है आपको पता बड़ा मुश्किल, कभी काट के देखिए यूँ कर, वो बनाया, तारा बनाया, तारा आसानी से बन गया। अब वो उसको चिपकाया, मोटा गुड्डी कागज़ लेके आया ना, अच्छा उसको वहाँ पे फिर वो बांस पे बांध के लहराता तो नहीं था, लेकिन इट वॉज ए सेंस ऑफ प्राइड कि हमारे घर के ऊपर पाकिस्तान का परचम लगा हुआ है। ख़वातीन हज़रात, वो जो परचम था ना, वो आज तक जितने भी बाद में ख़रीदे भी माशाल्लाह, उस जैसा परचम नहीं बना। और उसकी वजह थी कि मैंने उसमें अपना दिल बांधा था। गालिब का मिसरा है, तपशे शौक़ ने हर ज़र्रे में दिल बांधा। तो तपशे शौक़ थी, और उसको बनाते हुए उस कागज़ में मैंने अपना दिल बांधा था, अभी तक बंधा हुआ। ख़वातीन हज़रात, ये शनाख्त, ये पहचान होती क्या है वतन के हवाले से। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे नज़दीक क्या होती। जब कभी आप बाहर जाते हैं, आजकल बहुत लोग बाहर जाते हैं, तो होटलों के सामने वहाँ पे यूरोप में, अमेरिका में मुख्तलिफ परचम लगे होते, मुख्तलिफ अदारों के बाहर परचम लगे होते। आप हमेशा ठहर कर उन सैकड़ों या दर्जनों परचमों में से अपने परचम को तलाश करते हैं ना, खड़े हो, आपकी ख्वाहिश होती। और जब वो शनाख्त हो जाता है तो आपके दिल को ठंड बढ़ जाती। ये है शनाख्त, ये है पहचान जो परमानेंट। एग्जैक्टली मेरे साथ न्यूयॉर्क में ये हुआ। मेरा बेटा सलजूक उन दिनों यूएनओ में था, सफारती अपना वो काम कर रहा था। तो यूएनओ में देखने गया, तो यूएनओ के बाहर आपने तस्वीरें देखी होंगी, इसी तरह ही परचमों, तमाम दुनिया के तमाम मुल्कों के परचम वहाँ पे आवेज़ आए। तो हम अंदर जाने लगे, तो मैंने सलजूक से कहा ठहरो। मैंने कहा पहले मैंने देखना कि पाकिस्तान का परचम कहाँ है। और वो खासी देर लगी एक एक परचम को देखते, और जब उस परचम को देखा तो महसूस किया कि हाँ मेरी शनाख्त है, मैं अंदर जा सकता हूँ। ये एक प्राइड होती है। हमारे एक दोस्त हैं कुवैत में रहते, तो वतन कुछ पैसे भेजने थे, उन्होंने रकम भेजनी थी, बैंक गए, तो वहाँ पे एक, जब वो लिख रहे थे तो एक फ़लस्तीनी ने उनसे कहा कि देखो तुम्हारे घर का पता है ना, एड्रेस है ना। उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल है। कहने का हमें देखो, हमारे घर का एड्रेस ही नहीं है। तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे घर का एक एड्रेस। ये घर का जो एड्रेस है ना,
यही पाकिस्तान है, यही शनाख्त है कि आपके पास एक जगह है, जैसी भी है, 1 कमरे की है, 10 कमरों की है, लेकिन मुल्क के साथ साथ वो जगह भी आपकी शनाख्त बनती। वो जो आवारगी के ज़माने होते थे ख़वातीन हज़रात, उसमें 2-3 मरतबा मैं बाई लैंड या ज़मीनी सफ़र के ज़रिए यूरोप वगैरह गया। कभी 6-7 महीने लग गए, कभी 6-7 हफ्ते लग गए, लेकिन और कैसी कैसी जगहों पे गया, कैसी कैसी मॉडर्न और ख़ूबसूरत, स्पॉटलेस और दिलकश, जन्नत नज़ीर कह लें, स्विट्ज़रलैंड वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं वापस आया हूँ और अफ़गानिस्तान से मैंने क्रॉस किया है इनटू पाकिस्तान, तोरखम, यकीन कीजिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब मैं एंटर हुआ हूँ तो मैंने झुककर इस ज़मीन को बोसा नहीं दिया, क्योंकि जब तक मैं उस ज़मीन को बोसा नहीं देता था, मेरी शनाख्त नहीं थी। बाहर के मुल्कों से है, वहाँ क्या है शनाख्त आपकी, आप हैं ठीक है, पाकिस्तानी हैं, लेकिन द लैंड देयर, उसमें वो महक नहीं है। और जब आप बोसा देते हैं तो वो महक जो है माँ की तरह आपके गिर्द फैल जाती है, आपकी हिफाजत करती है। लेकिन वो जो बोसा है वो मैं इस सरज़मीन को देता हूँ, किसी भी हुकूमत को या रहनुमा को, वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करती। ये सरज़मीन जो है वो मेरे लिए मैटर करती है। इसीलिए आज तक मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की। मेरा 55 साल तो हो गए मुझे मीडिया में, आप गवाही दे सकते हैं जो मुझे देखते रहे हैं कि मैंने कभी कहीं खड़े होकर जिंदाबाद फलां और जिंदाबाद फलां के नारे नहीं लगाए। और इस पे मुझे प्रॉब्लम भी हुई है, दिल पे ख़राबी हज़ार गुजरी है, लेकिन आई एम प्राउड। और मैंने हमेशा कहा कि मेरी एक ही पार्टी है और उसका नाम है पाकिस्तान, और मैं सिर्फ उसका जिंदाबाद का नारा लगाता आया। पाकिस्तान का किस्सा शुरू हो तो वो ख़त्म नहीं हो सकता। मेरी जितनी उम्र है पाकिस्तानी होने की, ऑलमोस्ट 75-80 ईयर्स, उसके लिए उतने ही साल दरकार, क्योंकि इस बदन ने, इसके महसूसात ने, मेरी किताबों ने, मेरे जो टीवी अपीयरेंसेस हैं, ये सब के सब मुंसलिक हैं इस पाकिस्तान से, वो उससे अलग नहीं हो सकते। इसका एक और छोटी सी दास्तान सुनाता हूँ। मैं हल्का अरबाब ज़ौक़ का सेक्रेटरी था, तो कोई महफिल थी अदबी पार्टी हाउस में, बाबा ज़हीर काश्मीरी सदारत कर रहे थे। आप जानते हैं शदीद किस्म के लेफ्टिस्ट थे, सुरखे कहलाते थे और कमाल के शायर थे। हमें ख़बर है कि हम हैं चिराग़े आख़िर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। आप देखें ना कि कहाँ दाग दाग उजाला और कहाँ ये वो कहते हैं कि हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है, पाकिस्तान के बारे में कहते हैं। तो वो सदारत कर रहे थे और उन दिनों ये बड़ा रिवाज था कि एशिया सुर्ख है, ये नारा लग रहा है, और दूसरे कह रहे हैं एशिया सब्ज़ है, तो ये नारे लग रहे हैं। तो वो जिसने भी कोई नज़्म वगैरह पढ़ी, उसमें कोई रेड लाइट का जिक्र आया या क्या, तो नारे लगने शुरू हो गए कि एशिया सुर्ख है उधर। तो जब ज़्यादा शोर हुआ ना, तो बाबा जी कहने लगे, और बदतमीज़ो, ही शाउटेड एट पीपल, खामोश। और उनका बहुत है सब खामोश। उनका देखो ये जो आप नारे लगा रहे हो कि एशिया सुर्ख है, एशिया सब्ज़ है, ये देखो, ये जिस घोड़े पे तुमने वो काठी डालनी है, जिसको तुम सुर्ख करना चाहते हो या सब्ज़ करना चाहते हो, वो कमबख्तो उस घोड़े का तो ख्याल रखो, उस घोड़े के दाना पानी का ख्याल रखो, उसके चारे का ख्याल रखो। अगर घोड़े को कुछ हो गया तो काठी कहाँ डालोगे? मैं भी यही कहता हूँ कि घोड़े का ख्याल रखें, बाकी सब चीज़ें हेच हैं। ख़वातीन हज़रात, इस चमन में एक ही सतरंगा परिंदा आया, एक ही बुलबुले हज़ार दास्तान आई। वो बुलबुल, वो परिंदा इस चमन में चहका तो उजड़े हुए चमन में बहार आ गई। उसके सिवा कोई और नहीं आया। और परिंदे आए
कुछ बेरंग थे, कुछ रंग वाले भी थे, उनमें कौवे भी शामिल थे जो खिज़ां लेके आते थे। लेकिन गुलशन जो है उसकी बहार नहीं जा सकी जो हमारे और आपके दम से। चुनांचे गुलशन सलामत रहे, परिंदे आते जाते रहते हैं, गुलशन रहना चाहिए, वो बाग रहना चाहिए, वो चमन रहना चाहिए जहाँ हमारे लिए बहार आए। आप सबको आज़ादी का ये दिन बहुत बहुत मुबारक।